अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विद डॉक्टर आदिल सीमाब में। आज हमारी इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फ़िलासफ़ी की सीरीज़ का दूसरा सेशन है। अपने पहले सेशन में मैंने आपके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की उनमें सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि एक आर्गुमेंट होता क्या है, एक आर्गुमेंट कब वैलिड होता है और कब एक आर्गुमेंट इनवैलिड होता है। और उसके बाद हमने बात की डिडक्शन पे या डिडक्टिव रीजनिंग पे। आज हमने बुनियादी तौर पे बात करनी है इंडक्टिव रीजनिंग पे। लेकिन जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं सुना, ये सीरीज़ का जो फर्स्ट सेशन था उसको नहीं देखा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो सबसे पहले इस लेक्चर को सुनने से पहले प्लेलिस्ट में जाएं इस चैनल की और वहाँ पे मॉडर्न फ़िलासफ़ी का जो फ़ोल्डर है उसमें जाएं और पहला लेक्चर सुन लें, ताकि एक कंटिन्यूटी, एक तसलसल जो है वो कायम रहे और आज जो बातें हम करने जा रहे हैं वो आपको समझ आए। अच्छा, ऐसा है कि हम जब इंडक्टिव रीजनिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो इसको हम तकाबल के साथ समझने की कोशिश कर लेते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के साथ, क्योंकि कंपैरिजन चीज़ों का उनकी बेहतर समझ में, बेहतर तफ़हीम में हमेशा मददगार साबित होता है। तो ज़रा सा रीकैप आपको मैं दे दूं कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या थी। डिडक्टिव रीजनिंग में जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी निकात जिन पर हमने बात की थी वो क्या थे। पहली बात ये थी कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें हमेशा जो ट्रूथ ऑफ प्रेमिसेस है, जो जिन प्रेमिसेस की बुनियाद पे हम कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं, अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं, प्रेमिसेस करेक्ट हैं, तो कंक्लूजन लाजमन करेक्ट होगा। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा हमारे जो प्रेमिसेस होते हैं, और पर्टिकुलरली द फर्स्ट प्रेमिस, जो पहला प्रेमिस होता है, वो हमेशा एक लॉ होता है, एक जनरलाइजेशन होती है। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है और जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी की थी डिडक्टिव रीजनिंग के हवाले से, वो ये थी कि डिडक्टिव रीजनिंग में जो फॉर्म ऑफ द आर्गुमेंट है उसको देखा जाता है। यानी सबसे पहले एक आपने प्रेमिस दिया, उसके बाद सेकंड प्रेमिस, और ये प्रेमिसेस लीड करते हैं एक ख़ास कंक्लूजन को। जैसे कि मैथमेटिकली हम कहते हैं कि इफ़ ए इज़ बी और सी ए है तो ए किसके इक्वल होगा, इफ़ ए इज़ बी एंड बी इज़ सी देन ए इज़ सी। तो ये फॉर्म होती है एक डिडक्टिव रीजनिंग में किसी भी आर्गुमेंट की। यानी बुनियादी तौर पे डिडक्शन में आपने जो कंटेंट ऑफ द आर्गुमेंट है उस पे डिबेट नहीं करनी होती। आया एक डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है, उसके लिए सिर्फ क्या देखना है कि उसकी जो फॉर्म है वो फॉर्म डिडक्टिव आर्गुमेंट के पैरामीटर्स पे पूरा उतरती है या नहीं है। तो ये बुनियादी चीज़ें थी डिडक्टिव आर्गुमेंट्स के हवाले से। और लास्टली जो चीज़ आपने डिडक्टिव आर्गुमेंट्स के हवाले से याद रखनी थी वो ये थी कि जो नतीजा होता है, जो कंक्लूजन ड्रा किया जाता है डिडक्टिव आर्गुमेंट्स में, वो हमेशा सर्टन होता है, वो एब्सोल्यूट होता है। यानी अगर आपके प्रेमिसेस ठीक हैं तो नतीजा गलत हो ही नहीं सकता। अगर नतीजा गलत आ रहा है तो इट मीन्स कि आपके प्रेमिसेस में से कोई ना कोई प्रेमिस ठीक नहीं है। मीन्स कि जब भी आप किसी के साथ आर्गू करते हैं, किसी को दलील देते हैं, किसी से बात करते हैं, तो जो सेफेस्ट वे ऑफ आर्गूमेंट है, दलील करने का जो सबसे सेफ़ तरीका है वो ये है कि आप डिडक्टिवली आर्गू करें, क्योंकि डिडक्टिवली आर्गूमेंट में आप कोई नई गलती नहीं कर सकते। इसीलिए रैशनलिस्ट जो हैं वो तकरीबन 2000 साल तक, तकरीबन लगभग 2000 साल तक डिडक्टिव रीजनिंग को ही एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते रहे, अपनी गुफ्तगू में भी और अपने फ़लसफ़े में भी, और इस हकीकत को, दुनिया को समझने के लिए भी। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने डिडक्टिव रीजनिंग के हवाले से याद रखनी है। अब आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ। अब इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है ये डिडक्टिव रीजनिंग के बिल्कुल इसके उलट मामला है। इंडक्टिव रीजनिंग में
पहली बात जो आपने याद रखनी है, जो आपने समझनी है, वो ये है कि जो प्रेमिस होता है बुनियादी, या जो आपके सेट ऑफ प्रेमिसेस होते हैं, जो भी आप प्रेमिसेस बनाते हैं जिनकी बुनियाद पे आप नतीजा निकालते हैं, वो कोई लॉ नहीं होते, वो कोई कानून नहीं होते। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। जैसे हमने डिडक्टिव आर्गूमेंट में कहा था कि तमाम इंसान फ़ानी हैं, अब ये एक लॉ है। तमाम बिल्लियाँ दूध पीती हैं, ये एक लॉ है। तमाम इंसान फ़ानी है, सुकरात एक इंसान है, इसलिए सुकरात फ़ानी है। तो जो नतीजा हमने निकाला वो सर्टन था, और जो पहला प्रेमिस था वो एक लॉ था, वो एक जनरलाइजेशन थी। उससे हमने अख़ज़ किया, उससे हमने नतीजा निकाला सुकरात के बारे में। तमाम बिल्लियाँ दूध पीती हैं, मानो मेरी बिल्ली है या मानो एक बिल्ली है तो मानो दूध पीती होगी। जाहिर सी बात है, पहले आपने जनरलाइजेशन दी, पहले लॉ दिया। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग में था। इंडक्टिव रीजनिंग में जो फर्स्ट प्रेमिस होता है वो प्रेमिस लाजिमन लॉ नहीं होगा। अगर वो लॉ है, वो जनरलाइजेशन है, तो फिर तो वो डिडक्टिव रीजनिंग होगी, वो इंडक्टिव नहीं हो सकती। तो जो बुनियादी आपके पहले प्रेमिसेस होते हैं वो लॉ नहीं होते, बल्कि वो कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो डेटा होता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है चीज़ों के बारे में। और जो नतीजा आप निकालते हैं वो नतीजा जनरलाइजेशन होती है। उस नतीजे से आप एक थ्योरी या एक लॉ या एक हाइपोथेसिस जनरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी जो आपका नतीजा है वो इंडिविजुअल मुशाहिदात के नतीजे में, आप जब बहुत सारी चीज़ों को कोई काम करते हुए देखते हैं तो उससे जो नतीजा निकालते हैं वो आपका नतीजा या आपका कंक्लूजन होता है। इसकी एक मिसाल देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये बात समझ आ जाए। मतलब साइंटिस्ट जो हैं वो चूहों के साथ उनके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मोस्टली वो चूहों के साथ करते हैं। चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की वजह ह्यूमन और जो रैट्स के डीएनए में सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी है। तो चलें, आप 25 चूहे लेते हैं, उन्हें एक डब्बे में बंद कर देते हैं और उन 25 चूहों को 25 दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं देते। 25 दिन के बाद जब आप उस डब्बे को खोलते हैं तो तमाम चूहे मर चुके होते हैं। तो आप नतीजा निकालते हैं कि जनाब 25 दिन तक अगर चूहों को भूखा रखा जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अब ये जो आपने नतीजा निकाला, ये किस बुनियाद पे निकाला? आपने एक तजर्बे, एक मुशाहिदे की बुनियाद पे निकाला कि 25 चूहों को 25 दिन तक भूखा रखा गया, 25 के 25 चूहे मर गए। इसका मतलब है कि चूहों को अगर 25 दिन तक भूखा रखा जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे, वो बच नहीं सकेंगे। ये एक नतीजा आपने निकाल लिया। अब ये जो मेथड है आर्गूमेंट करने का या आर्गूमेंट बिल्डिंग का, इसी को इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है कि आपने चंद केसेस की बुनियाद पर एक जनरलाइजेशन दी। दूसरी अहम बात जो इंडक्टिव रीजनिंग के हवाले से आपने याद रखनी है कि जिस तरह से डिडक्टिव रीजनिंग में आपके प्रेमिसेस से जो कंक्लूजन आप निकालते हैं वो कंक्लूजन सर्टन एंड एब्सोल्यूट होता है, उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं होती, किसी प्रोबेबिलिटी का इम्कान नहीं होता। इंडक्टिव रीजनिंग में ऐसे नहीं होता। इंडक्टिव रीजनिंग में जो आपका मुशाहिदा है, ये जो आपके प्रेमिसेस हैं, they lead us to a conclusion which is probably correct, जो कि likely to be to stand true in a particular situation, किसी ख़ास सिचुएशन में जिसके इम्कानात होते हैं कि वो दुरुस्त साबित हो। यानी उसमें सर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं होता, वो एब्सोल्यूट नताइज नहीं होते। मसलन जब आपने इन्हीं चूहों पे तजर्बा किया तो आपने कहा कि 25 चूहों को जब हमने 25 दिन तक भूखा रखा तो 25 के 25 चूहे सरवाइव नहीं कर सके। तो इसका मतलब है कि चूहे 25 दिन की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ये जो आपने नतीजा निकाला है ये प्रोबेबल नतीजा है, ये सर्टन नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। हो सकता है ये चूहों की तादाद ज़्यादा कर दी जाए और कुछ ऐसे चूहे आपको मिल जाएं कि जो 25 दिन की भूख को सरवाइव कर सकें। अगर ऐसी सूरत होगी तो ये आपका नतीजा दुरुस्त नहीं रहेगा। फिर आपको इस अपने पूरे आर्गूमेंट में तब्दीली करनी होगी कि इन गिवन कंडीशंस, या अगर चूहों की हेल्थ जो है, या कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो 25वें से 26वें दिन तक किसी चूहे ने सरवाइव किया, उसकी वजह क्या है, उसके मुताबिक आपको अपने आर्गूमेंट को एडजस्ट करना होगा। तो जनाब, जो इंडक्टिव आर्गूमेंट्स होते हैं, जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, उसमें जो कंक्लूजन आप ड्रा करते हैं वो कंक्लूजन प्रोबेबल होता है। तो ये दूसरी बात। पहली बात ये कि हम पर्टिकुलर केस से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं, मखसूस मुशाहिदे करते हैं, उससे एक जनरल कंक्लूजन ड्रा करते हैं जो सबके लिए होता है। हम जनरलाइजेशन से पर्टिकुलर केस की तरफ नहीं जाते। हम ये नहीं कहते कि तमाम इंसान फ़ानी हैं, सुकरात इंसान है तो इसलिए सुकरात फ़ानी है, बल्कि हम कहते हैं कि सुकरात, अरस्तू, अफलातून ये सब मर गए, ये सब इंसान थे, तो इसका मतलब है कि इंसान फ़ानी है। अब यहाँ पे जो है ना, आप उलट आपकी स्कीम चल रही होती है, राइट, पर्टिकुलर टू जनरल, एक बात। दूसरी बात ये कि जो इंडक्टिव मेथड है वो चलता है मुशाहिदे की बुनियाद पे। जो आपके प्रेमिसेस होते हैं उनमें पहले मुशाहिदा होता है कि आपने देखा कि अरस्तू मर गया, आपने देखा कि सुकरात मर गया, आपने देखा कि प्लेटो मर गया, तो तभी आप कह रहे हैं कि ये सब इंसान थे और ये मर गए, तो इसलिए इंसान के मरने के इम्कानात हैं कि इंसान मरेगा। तो जो नतीजा निकाल रहे हैं, दूसरी अहम बात, वो नतीजा इसमें प्रोबेबल होगा। जैसे आपने 25 चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। जो एक और अहम बात है इंडक्टिव रीजनिंग के हवाले से, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो याद रखने वाली है, वो ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग में जो आपने कितने मुशाहिदों की बुनियाद पे, कितनी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे कोई नतीजा निकालना है, ये डिपेंड करता है बैकग्राउंड थ्योरीज़ के ऊपर। यानी जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये आज़ाद नहीं होती, ये सिर्फ डेटा पे बेस्ड नहीं होती, ये सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं होती, बल्कि ये कुछ बैकग्राउंड थ्योरीज़ के ऊपर बेस्ड होती है। और आप जब ये फ़ैसला करते हैं कि 25 चूहों पे आपने या 50 चूहों पे एक्सपेरिमेंट करना है किसी भी केस में, यानी 50 ऑब्जर्वेशंस लेनी है या सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशंस लेनी है या 1 ऑब्जर्वेशन या 2 ऑब्जर्वेशंस लेनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्गूमेंट है उसकी फॉर्म से ज़्यादा, उसकी शक्ल से ज़्यादा, यानी पर्टिकुलर टू जनरल, इस सूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका कंटेंट हो जाता है कि उसका कंटेंट क्या है। अब इस मसले को मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली जब हम ये बात करते हैं कि कंटेंट इम्पॉर्टेंट होता है तो इससे मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है। मसलन आप जब चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आपने 50 चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि वो 50 ज़िंदा नहीं रहे। अगर कभी आपने बिजली की नंगी तार को छू लिया हो और स्विच ऑन हो तो आपको झटका लगेगा। अब जब आप नतीजा निकालेंगे इससे कि बिजली की नंगी तार को छूने से जब पीछे से स्विच ऑन हो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो उसको आप 25 दफ़ा नहीं टेस्ट करेंगे या 25 लोगों को नहीं टेस्ट करेंगे कि ये देखो झटका लगता है या नहीं हो, फिर आप नतीजा निकालेंगे जी सब लोगों को झटका लगता है। वो शायद 1-2 लोगों को, या आप ख़ुद दूसरी दफ़ा ट्राई करके तीसरी दफ़ा आप उसके करीब नहीं जाएंगे। तो एक तरफ आपने 25 ऑब्जर्वेशंस ली, दूसरी तरफ आप 1 ऑब्जर्वेशन या दूसरी ऑब्जर्वेशन पे मुतमईन हो गए। अच्छा, आप पख्तून हैं और आप ये दावा करते हैं कि अगर लोगों से पश्तो में सवाल पूछा जाए, उनकी तबीयत का पूछा जाए, संगे, तो वो कहेंगे खाए जी, पश्तो में जवाब देंगे। अब इसके लिए आप
अगर पेशावर में चले जाएं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से पूछें संगए, तो वो कहेंगे ख़ै, जिससे भी पूछेंगे। तो आपने 200 लोगों पे वो किया तो फिर आप नतीजा ये निकालते हैं कि अगर 200 लोगों पे 200 लोगों से पश्तो में सवाल पूछा गया, संगए, उन्होंने पश्तो में ही जवाब दिया, तो इसका मतलब है कि जब किसी से पश्तो में सवाल पूछा जाता है तो वो पश्तो में ही जवाब देता है। अगर ये नतीजा निकालने जा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आपका आर्गूमेंट दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अब हम कंटेंट पे आ जाते हैं। चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते वक्त 25 ऑब्जर्वेशंस पे आपने कहा दैट्स ऑल राइट, 25 ऑब्जर्वेशंस हो गई, अब हम नतीजा निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक वायर को छूते हुए 2 ऑब्जर्वेशंस पे आपने कहा कि दैट्स इनफ, बस तीसरी दफ़ा हम ये तार नहीं छूने जा रहे। लेकिन जब हमने 200 लोगों से एक सवाल पूछा और उन्होंने उसी ज़बान में उसका जवाब दिया, तो हम उस पर भी मुतमैन नहीं, हम ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है। तो मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडक्टिव मेथड भी है, जो इंडक्टिव रीजनिंग भी है, ये बाय एंड लार्ज डिपेंड करती है बैकग्राउंड थ्योरीज़ के ऊपर। यानी जब हम इंडक्टिव रीजनिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे उसके कुछ बैकग्राउंड थ्योरीज़ होती हैं जो काम कर रही होती हैं और जो हमारे नताइज पे या हमारे कंटेंट पे या हमारे कि कितने मुशाहिदात करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, इस पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग में मामला सादा था कि आपने सिंपल फार्म देखनी है, ए इज़ बी, बी इज़ सी, सो ए इज़ सी। अगर इस शक्ल में है तो डिडक्टिव आर्गूमेंट दुरुस्त है, अगर प्रेमिसेस दुरुस्त हैं तो नतीजा लाजमन दुरुस्त होगा, सादा सी बात है। लेकिन जब हम इंडक्टिव रीजनिंग में आते हैं तो मामला ऐसे नहीं चलता कि ए इज़ बी एंड बी इज़ सी, दस ए इज़ सी, ऐसे मामला नहीं चलता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड थ्योरीज। अब वो बैकग्राउंड थ्योरीज क्या है? मसलन जब आप चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप ये कहते हैं, आपका एक बायोलॉजी का नॉलेज आपके पीछे होता है कि 50 चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर लेना इट्स इनफ, या 25 चूहों पे जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और 25 दिन तक उनको भूखा रखते हैं तो आपका जो ट्रस्ट है इन योर नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, चूहों की जो इम्यूनिटी और उनके सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट और उन चीज़ों के हवाले से जो आपका नॉलेज है, वो आपको बताता है कि 25 केसेस आर इनफ, कि इन पे आप फैसला कर सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक वायर को छूते हैं तो अगेन आप ह्यूमन बायोलॉजी के हवाले से कि जब हम किसी चीज़ को भी छूते हैं तो जो एक्सटर्नल क्या कहते हैं उनका, उस चीज़ को छूने का जो असरात होते हैं हमारे जिस्म पे, वो तकरीबन हर दफ़ा अगर हम वही एक्ट करेंगे तो वो सिमिलर होंगे। मसलन हम आग में हाथ रखेंगे, एक दफ़ा हाथ रखा तो फिर भी वो जलेगा, दूसरी दफ़ा रखा फिर भी जलेगा, तो हम उसको ज़्यादा जाने की बार बार हाथ आग में रखने की ज़रूरत नहीं होती, हर दफ़ा ये देखने के लिए कि हाथ जलता है या नहीं जलता। तो मीन्स ये जो ह्यूमन बायोलॉजी का इल्म है या ये जो ट्रस्ट ऑन द थ्योरी है कि इंसान के एज़ा या इंसानी जिस्म जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है किसी सिचुएशन को या किसी चीज़ को, जब उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया जाता है तो वो एक ही तरह का रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो ये हमें लिमिटेड केसेस पे मजबूर कर देता है। जब हम पश्तो में किसी से पूछते हैं तासु संगए, अब यहाँ पे जो हमारा सोशियोलॉजी का और जो लैंग्वेजेस का इल्म है वो बीच में आ जाता है, उसकी बैकग्राउंड थ्योरीज आ जाती हैं। मसलन अगर हम पेशावर में ये सवाल पूछते हैं तो 200 के 200 लोग कहेंगे, पश्तो में जवाब देंगे, लेकिन यही सवाल अगर हम न्यूयॉर्क में जाकर किसी से पूछते हैं तो शायद कोई एक भी पश्तो में जवाब ना दे। तो उससे हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि जब पश्तो में सवाल पूछा जाए तो जवाब पश्तो में ही मिलेगा, बल्कि इससे हम ये नतीजा निकालते हैं जब पश्तो में सवाल हम पूछते हैं तो उसके लिए जियोग्राफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और थ्योरी जो है वो बैकग्राउंड थ्योरी ये आती है कि एक ख़ास जियोग्राफिक सेटअप के अंदर रहने वाले लोग
आपस के इंटरेक्शन की वजह से एक ही लैंग्वेज बोलते हैं या एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं। और जब ये डिस्टेंस पे हो जाता है, एक दूसरे जियोग्राफिक सेटअप में आप चले जाते हैं, तो वहाँ लोगों की लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है। तो ये कम्युनिटीज़ का और कम्युनिटीज़ के दरमियान जो कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन किस तरह लैंग्वेज को जन्म देती है और लैंग्वेज किस तरह से शेयर्ड मीनिंग्स को पैदा करती हैं, ये सब चीज़ें बीच में आ जाती हैं। इस वजह से इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये कॉम्प्लेक्स है डिडक्टिव रीजनिंग के मुकाबले में, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्म नहीं होती बल्कि कंटेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है। डिडक्टिव रीजनिंग में सिर्फ फॉर्म इम्पॉर्टेंट होती है, जो दलील की शक्ल है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में उस दलील की शक्ल के साथ साथ उस दलील का कंटेंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सब्जेक्ट मैटर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी देखा जाता है। तो जनाब ये था इंडक्टिव रीजनिंग। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो अगर आप साइंस की बात करें और साइंटिफिक थिंकिंग की बात करें तो साइंटिस्ट डिडक्टिव रीजनिंग पे प्रेफर करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग को। इंडक्टिवली वो बात करते हैं, आर्गूमेंट्स बिल्ड करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग एक चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट देती है साइंटिफिक नॉलेज के अंदर, क्योंकि इसमें रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते। अगर रिज़ल्ट्स एब्सोल्यूट होंगे तो फिर रास्ता बंद हो जाता है। जब सर्टेनिटी आ जाती है तो रास्ता बंद हो जाता है, आप आगे नहीं चल सकते, आप आगे नहीं निकल सकते। तो इसमें चूँकि रिज़ल्ट्स लाइकली ट्रू होते हैं या जो आपके एक्सपेरिमेंट होता है, जो ऑब्जर्वेशन होती है, वो रीज़नेबल एविडेंस आपको देती है किसी भी कंक्लूजन को ड्रा करने के हवाले से, तो इसलिए साइंटिफिक मेथड रिलाई करता है इंडक्टिव रीजनिंग पे। दूसरी अहम बात यह है कि चूँकि साइंस जो है वो वक्त गुजरने के साथ प्रोग्रेस करती है, इम्प्रूव करती है, और उसकी इम्प्रूवमेंट में एक बहुत आम पहलू इंसान की जो ऑब्जर्वेशन की एक्सटेंशन है या उसमें इन्हांसमेंट या इम्प्रूवमेंट है। मसलन हम इस नेकेड आई से जब चीज़ों को देखते हैं, इस आँख से जब देखते हैं, तो जिस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जब हम एक टेलीस्कोप के साथ देखते हैं या एक माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं, तो हमें उससे बहुत छोटी चीज़ें या बहुत दूर की चीज़ें भी दिखाई देने लग जाती हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आती। अब ये टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप बेसिकली हैं क्या? ये आपकी साइट, जो देखने की सेंस है, सेंस ऑफ साइट है, उसमें इन्हांसमेंट है, उसमें इम्प्रूवमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपकी जो सेंसरी एक्सपीरियंस है उसमें इन्हांसमेंट आती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, तो ये आपको चीज़ों को ज़्यादा करीब से और ज़्यादा बेहतर अंदाज में देखने में मदद देती है। आपके मुशाहिदे या आपकी ऑब्ज़र्वेशन की सलाहियत को इम्प्रूव कर देती है, उसको बेहतर बना देती है। इसका मतलब ये है कि जैसे आज से 200 साल या 300 साल पहले लोग इस रियलिटी को या अपने आसपास की दुनिया को देखते थे, उससे आज बहुत बेहतर अंदाज में देखते हैं और आने वाले 100-200 सालों में इससे भी बेहतर अंदाज में देख सकेंगे। तो इट मीन्स कि हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस महदूद है, ये लिमिटेड है। तो चूँकि इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव मेथड आपको अलाउ करता है कि आप अपने सेंसरी एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करके नताइज को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, आपके नताइज सर्टन नहीं होते, इस वजह से साइंटिस्ट प्रेफर करते हैं और प्रीडोमिनेंटली जो साइंटिफिक मेथड है उसमें इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल होती है। डिडक्टिव रीजनिंग भी इस्तेमाल होती है, लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर पे जब न्यू डिस्कवरीज़ करनी हो, जब न्यू इन्वेंशंस करनी हो, तो उसमें इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल होती है। इंडक्टिव रीजनिंग के नतीजे में जो लॉज डिस्कवर हो जाते हैं, जो कवानीन डिस्कवर हो जाते हैं, उनको फिर डिडक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो उस सूरत में जब वो जैसे लॉज ऑफ मोशन जब आप के डिस्कवर हो जाते हैं, तो फिर उन लॉज ऑफ मोशन को या जो ग्रेविटेशन की थ्योरी है उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ़ सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं।
डिडक्टिवली भी उसको इस्तेमाल किया जाता है, उससे जब हम नताइज अख़ज़ करते हैं। तो साइंस जो है वो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग दोनों के साथ चलती है। लेकिन जब साइंस इन्वेंशंस के लिए, डिस्कवरीज़ के लिए जाती है, नए नताइज देती है, नई थ्योरीज़ देती है, तो जो थ्योरी बिल्डिंग का प्रोसेस है ये बुनियादी तौर पे इंडक्टिव रीजनिंग का प्रोसेस है। आज हमने बात की इंडक्टिव रीजनिंग पे, और इंडक्टिव रीजनिंग में जो बैकग्राउंड थ्योरीज़ होती हैं वो किस अंदाज में असरअंदाज हो रही होती हैं, जो कम्प्लेक्सिटी है इंडक्टिव रीजनिंग की, उस पर हमने बात की। उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो ख़ास तौर पे आपके क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस कोर्स के दौरान एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जब भी आपका कोई सवाल सामने आता है तो मैं उसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।